हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद एसएस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगस्त माह के लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों, विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय हैं आर प्रज्ञानंद। इनके बारे में जानते हैं। 18 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद विश्वनाथन आनंद के बाद शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इन्होंने सेमीफाइनल में दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर फेबियानो कारुआना को हराया है। फाइनल में उनका मुकाबला होगा नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन से। आर प्रज्ञानंद शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों, ये राज्य है मध्य प्रदेश। इसके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कौशल विकास के साथ साथ सीखो और कमाओ की तर्ज पर नौकरी पर प्रशिक्षण की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को अनुबंध पत्र बांटकर इस योजना का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नामित किया गया है? तो दोस्तों, ये हैं विशोम्भर प्रसाद श्रेष्ठ। नेपाल के राष्ट्रपति पौडेल रामचंद्र पौडेल ने विशोम्भर प्रसाद श्रेष्ठ को नेपाल का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इससे पहले संसदीय समिति सुनवाई समिति ने भी इनका नाम समर्थन किया था। विशोम्भर प्रसाद श्रेष्ठ जो है अगले 14 महीनों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जूरी में शामिल होने वाली भारत की सबसे युवा सदस्य बनी है राधिका मदान। दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जूरी में भारत की सबसे युवा सदस्य हैं। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 में अभिनेत्री राधिका मदान इस जूरी पैनल का हिस्सा बनी। 75वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 1 जून 2022 से 31 मई 2023 तक अमेरिकी प्राइम टाइम टेलीविज़न प्रोग्रामिंग में सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित करेंगे, जैसा कि एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा चुना गया है। उन लोगों को ये सम्मानित करेंगे। तो 2023 में कुछ दंगे हुए अमेरिका में, इसलिए हड़ताल, राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल और 2023 एसएजी आफ्ट्रा हड़ताल के कारण सितंबर 2023 में देरी के बाद यह समारोह 15 जनवरी 2024 को फॉक्स पर क्रिएटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसे लॉन्च किया है नितिन गडकरी जी ने। इनके बारे में देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य भारत में 3.5 टन के वाहनों के लिए सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। यह असेसमेंट 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड AIS 197 पर आधारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समाप्त करने के बाद कौन सा राज्य नई राज्य शिक्षा नीति के लिए तैयार है? तो दोस्तों, ये राज्य है कर्नाटक। दोस्तों, बेंगलुरु में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समाप्त करते हुए एक नई शिक्षा नीति बनाएगी। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पहले कहा था कि राज्य में अगले शैक्षणिक वर्ष से NEP रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो विश्व की सबसे ऊंची मोटर चलने लायक सड़क का निर्माण हमारे लद्दाख में किया जा रहा है। दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो सीमा सड़क संगठन
बीआरओ ने लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर सड़क, नाम है लिकरू मिगला फुचे, नाम है इसका लिकरू मिगला फुचे, सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। इस सड़क परियोजना का उद्देश्य है हमारे विवादित वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास स्थित संवेदनशील फुकचे सेक्टर में सैन्य चौकियों तक कनेक्टिविटी प्रदान करना। यह सड़क लगभग 19,400 फीट की ऊंचाई तक पहुंचेगी, जो लद्दाख में उमलिंग लो में मौजूदा सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क को पार कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों कंबोडिया में। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल ने 21 अगस्त 2023 को सेमारंग इंडोनेशिया में आयोजित, कहाँ पर आयोजित हुआ दोस्तों? ये 20वां आसियान सम्मेलन सेमारंग इंडोनेशिया में भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री डॉक्टर जुल्किफली हसन के साथ बैठक की सह अध्यक्षता भी इन्होंने की है। ये कहाँ पे थे? इंडोनेशिया में। तो 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष उतारने वाला पहला देश बन गया है? ये प्रश्न दोस्तों हर एक बच्चे की ज़बान पर है इस समय। भारत चंद्रयान 3 को उतारने वाले, हम चंद्रमा के उस पोल पर उतरने वाले विश्व के पहले देश हैं जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंचा। ये ऐसे क्षण थे जो हमें गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसका विस्तार देखते हैं दोस्तों। भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुरू हुई 40 दिनों की यात्रा के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक चांद की धरती पर उतर गया। विक्रम लैंडर को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना इसका मकसद था, क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 जब हमने छोड़ा था उसका लैंडर चंद्रमा की ज़मीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसरो और अंतरिक्ष एजेंसी को अपनी क्षमता भी विश्व स्तर पर दिखानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों 23 अगस्त को जब हमारा चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी उस दिन इसी ब्रिक्स समूह के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। वहाँ जोहान्सबर्ग से उन्होंने लाइव लैंडिंग देखी थी। देखते हैं इसके बारे में। दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका, भारत और दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की मेज़बानी में 22 से 24 अगस्त के बीच जोहान्सबर्ग में आयोजित किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है रतन टाटा। देखते हैं इसके बारे में। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मौजूद रहे। वित्तीय वर्ष 21-22 में टाटा कंपनियों का संयुक्त राजस्व जो है वो $128 बिलियन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीफा महिला विश्व कप 2023 का फाइनल किस देश ने जीता है? दोस्तों फीफा महिला विश्व कप 2023 का फाइनल जीता है स्पेन ने, और स्पेन पुरुष और महिला वर्ग में फीफा विश्व कप जीतने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। महिला विश्व कप में इसके विस्तार से देखते हैं दोस्तों इसको। महिला विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 के अंतर से हराया। यह लेफ्ट विंग से ओला कारमोना के जोरदार प्रहार का नतीजा था, जिसने पहले हाफ में इंग्लैंड की गोलकीपर मैरी इयर्स को हराया। इस विश्व कप में स्पेनिश टीम
इस विश्व कप में स्पेनिश टीम के नाम टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ 18 गोल हैं। इस जीत के साथ स्पेन जर्मनी के बाद पुरुष और महिला दोनों विश्व कप जीतने वाला दूसरा देश बन गया है। दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि फीफा महिला विश्व कप 2023 के फाइनल का उपविजेता कौन है, तो आप करेंगे इंग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप की अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड पदक जीता है, तो ये है अनाहत सिंह। इसके बारे में जानते हैं। भारत की अनाहत सिंह चीन के डोलियान में आयोजित एशियाई जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप में अंडर 17 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। यह टूर्नामेंट 16 से 20 अगस्त तक आयोजित किया गया। थाईलैंड में आयोजित पिछले वर्ष के संस्करण में उन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। अनाहत सिंह का जन्म 13 मार्च 2008 को दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों ये हैं PR शेषाद्री। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने त्रिशूर स्थित साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में PR शेषाद्री की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति 1 अक्टूबर से 3 साल की अवधि के लिए होगी। शेषाद्री की नियुक्ति को मंजूरी देने के लिए अन्य बातों के साथ साथ बैंक के निदेशक मंडल की भी बैठक बुलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंसिनाटी में कैरोलिना मुचोवा को हराकर WTA 1000 का खिताब किसने जीता है, तो यह है कोको गॉफ। कोको गॉफ एक ही सीजन में 3 खिताब जीतने वाली दुनिया की दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। देखते हैं दोस्तों इनके बारे में। कोको गॉफ वर्ल्ड नंबर 6 कोको गॉफ ने फाइनल में नंबर 17 कैरोलिना मुचोवा को, ये नंबर 6 की है कोको गॉफ, और कैरोलिना मुचोवा का नंबर 17 आता है विश्व लेवल पे, को 6-3, 6-4 से हराकर सीधे सेटों में जीत के साथ सिंसिनाटी मास्टर्स खिताब जीत लिया है। उन्होंने समर का अपना दूसरा और सीजन का तीसरा हार्ड कोर्ट खिताब जीता है। जनवरी 2023 में ऑकलैंड, 2023 में ही वॉशिंगटन DC खिताब जीतने के बाद गॉफ अब 2019 में बियांका एंड्रीस्कू के बाद 2019 में बियांका एंड्रीस्कू ने एक सीजन में 3 खिताब जीते थे, तो उनके बाद जीतने के बाद पहली किशोरी हैं, 3 खिताब जीतने वाली पहली किशोरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मंत्रालय ने भारत को विश्व स्तर पर एक प्रमुख विवाह स्थल के रूप में प्रदर्शित करने के लिए अभियान चलाया है, तो वो है पर्यटन मंत्रालय। तो भारत को विवाह स्थल के रूप में दिखाया गया है, विवाह स्थल। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। पर्यटन मंत्रालय ने भारत को विश्व स्तर पर एक प्रमुख विवाह स्थल के रूप में प्रदर्शित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसमें दुनिया भर के जोड़ों को भारत में अपना विशेष दिन मनाने के लिए एक उल्लेखनीय यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित किया गया है। यह अभियान भारत में पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपार संभावनाओं के रास्ते तलाशने की भी परिकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है, दोस्तों भारतीय मूल के नेता थर्मन सनमुगरत्नम, इन्होंने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है। थर्मन सनमुगरत्नम, इनके बारे में जानते हैं। ये हैं भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम समेत 3 लोगों ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है। 2 अन्य लोगों में चीनी मूल के पूर्व अधिकारी शामिल हैं। राष्ट्रपति चुनाव समिति को अंतिम तिथि तक पात्रता प्रमाण पत्र के लिए कुल 6 आवेदन प्राप्त हुए थे। राष्ट्रपति हलीमा याकूब का 6 साल का कार्यकाल 13 सितंबर को समाप्त हो रहा है। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं थर्मन सनमुगरत्नम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस देश ने भारत के जन औषधि मॉडल का अनुसरण करने की मांग की है? तो ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुसरण करने की मांग की है। इसको फुल डिटेल से देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री हैं गुनादी सादिकिन ने गुजरात के गांधीनगर में जन औषधि केंद्र का दौरा किया और भारतीय स्वास्थ्य सेवा मॉडल की सराहना करते हुए इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री बुद्धी गुनादी सौदिकिन ने उसी पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना को इंडोनेशिया में दोहराने की मांग की है। पीएम से जन औषधि परियोजना को इंडोनेशिया में दोहराने की मांग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य लगातार 2 वर्षों से परियोजनाओं के लिए बैंक से पैसा प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के अगस्त 2023 बुलेटिन के अनुसार बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की कुल हिस्सेदारी में उत्तर प्रदेश चार्ट में अग्रणी बना हुआ है। 2022-23 में राज्य की हिस्सेदारी 16.2% रही और लगातार दूसरे साल नंबर 1 स्थान पर कायम रहा। 2013-14 और 2020-21 के बीच औसत वृद्धि लगभग 4.4% थी। इसके बाद 21-22 में यह बढ़कर 12.8 हो गई और 2022-23 में बढ़कर 16.2% हो गई है। तो लगातार 2 वर्षों से परियोजनाओं के लिए बैंक निधि से प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य ने उच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानून अधिकारियों की बाध्यता को समाप्त कर दिया है? तो ये है उत्तराखंड राज्य। इसके बारे में देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन पर राज्य सरकार ने नैनीताल उच्च न्यायालय में सरकार के प्रतिनिधित्व करने के लिए कानून अधिकारियों की जो बाध्यता थी उसे समाप्त कर दिया है और इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने केंद्र पोषित योजनाओं और बाह्य सहायतित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र सरकार से मिलने वाली धनराशि का 100% विकास कार्यों पर ही खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो दोस्तों, इंदौर को प्रथम स्थान मिला है। इसके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर ने अपनी टोपी में एक नया पंख जोड़ा है, क्योंकि इसने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहला स्थान हासिल किया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने पहला, भोपाल ने 5वां, जबलपुर ने 13वां और ग्वालियर ने 41वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इन्फोसिस ने ब्रांड और इन्फोसिस के डिजिटल नवाचार के लिए किसको राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों, ये नियुक्त किया है राफेल नडाल को। दोस्तों, आईटी प्रमुख इन्फोसिस ने टेनिस स्टार राफेल नडाल के साथ 3 साल की साझेदारी की घोषणा की है। इसे चयनित करने के लिए नडाल का किसी डिजिटल सेवा कंपनी के साथ ये पहला सहयोग। इन्फोसिस और नडाल की कोचिंग टीम में एक एआई संचालित मैच विश्लेषण टूल विकसित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCFSE किसने जारी की है? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान ने जारी की है। दोस्तों, इसको विस्तार से पढ़ते हैं। इसके बारे में डिटेल्स। धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जारी की। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी कदम को चिन्हित करते हुए स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जारी की। मंत्री ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा निरीक्षण समिति और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षक शिक्षण सामग्री समिति की पहली संयुक्त कार्यशाला को यहाँ पर जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीआईपी सुरक्षा के लिए कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए कौन स्वदेशी सॉफ्टवेयर पर स्विच करता है? वीआईपी सुरक्षा के लिए कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए कौन स्वदेशी सॉफ्टवेयर पर स्विच करता है? तो यह है CRPF। इसके बारे में और देखते हैं।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने हाल ही में प्रतिष्ठित सुरक्षा टीमों में शामिल होने से पहले कर्मियों की मनोवैज्ञानिक जांच के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्टवेयर पर स्विच किया है। कंप्यूटरीकृत मनोवैज्ञानिक स्क्रीनिंग सिस्टम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान DIPR द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया एक सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज करके कर्मियों की मनोवैज्ञानिक जांच की। हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को। इसका देखते हैं विस्तार से। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, कहाँ के? कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्हें 14 अगस्त को केंद्र सरकार की कैबिनेट ने नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्त किया गया। कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा अपने संबोधन में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने रेखांकित किया कि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा माना गया है। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा माना गया है। न्यायमूर्ति श्रीवास्तव 11 अक्टूबर 2021 से 30 मार्च 2023 तक कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड जीता है? तो दोस्तों 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मेलन 69वें इस सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड जीता है सरदार उधम सिंह फिल्म ने। देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिनकी घोषणा देश भर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माण प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष की जाती है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म समारोह निदेशालय के अनुसार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का उद्देश्य सौंदर्य और तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता वाली फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस बैंक ने आइरिस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आइरिस, तो आइरिस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है यस बैंक ने। इसके बारे में और एक ज़्यादा जानते हैं। यस बैंक ने आइरिस नाम से एक मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है जो न केवल ग्राहकों को सभी सेवाओं के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है बल्कि नए बैंक खाते खोलने की भी सुविधा देता है। बैंक के ग्राहक एक ही मंच पर कुछ ही क्लिक के साथ 100 से अधिक सुविधाओं और सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। ऐप में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, सिम बाइंडिंग और 2 कारक सत्यापन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस स्थान पर B20, ये G20 नहीं है B20 है, तो बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। B20 समिट इंडिया 2023 नई दिल्ली में शुरू हुआ। शिखर सम्मेलन B20 इंडिया रेज रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल, इक्विटेबल बिजनेसेस के विषय पर आधारित है। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर S जयशंकर, G20 इंडिया शेरपा अमिताभ कांत, विभिन्न देशों के व्यापार मंत्री और कई व्यापारिक नेता वैश्विक स्तर पर व्यवसायों से संबंधित मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। तो इसमें इन्होंने अपने विचार साझा किए। तो ये B20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। DRDO को पुनर्जीवित करने के लिए नियुक्त 9 सदस्यीय DRDO को पुनर्जीवित करने के लिए 9 सदस्यीय समिति का प्रमुख बनाया गया है प्रोफेसर के विजय राघवन को। दोस्तों इसके बारे में एक्स्ट्रा ज़्यादा जानते हैं। केंद्र ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के कामकाज की समीक्षा के लिए सरकार के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है।
समिति का गठन हाल ही में किया गया है और यह डीआरडीओ को अधिक परिमाणोन्मुख बनाने और देश में सैन्य उद्योग के विकास का समर्थन करने के लिए सुधार के उपाय सुझाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए भागों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकें जारी की हैं? तो अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकें जारी की हैं किसके लिए? अभी हमने जो एनसीईआरटी से जो कुछ भाग हटा दिए हैं सिलेबस से, उनको अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक जारी की है उसके लिए, तो केरल राज्य ने। इसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? पिनाराई विजयन ने हाल ही में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों से हटाए गए विषयों को शामिल करते हुए एससीईआरटी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकें जारी की हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि उनकी सरकार का रुख यह है कि एनसीईआरटी को युक्तिकरण के नाम पर उन अध्यायों को बाहर नहीं करना चाहिए था। वर्ष 2023-24 के लिए एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई किताबों में युक्तिकरण के नाम पर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो बदलाव किया गया है उनकी भरपाई के लिए केरल सरकार ने अन्य किताबें जारी की हैं, कुछ पाठ्य पुस्तकें अतिरिक्त जारी की हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन समाप्त हुआ। आज हमने 30 प्रश्नों को हल किया है और मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, और यदि ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। धन्यवाद।